गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल महेश स्टडी 2.0 में स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि हम 2018 में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है ना वही बताएंगे और यहाँ से 20 या 15 मार्क्स का एग्ज़ाम में आएगा, लिख के देता हूँ। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं और ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी सिलेबस से है। तो यहाँ से क्वेश्चन हर हालत में एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, बस आपको वीडियो को देख लेना है, आपको याद हो जाएगा। मेरे साथ अंत तक बने रहना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है हमारा पहला दोस्त स्टार्ट। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। किस दर्पण का फोकस दूरी जो होता है माइनस में होता है, ऋणात्मक होता है? तो अवतल दर्पण का। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आर का फॉर्मूला होता है यही संबंध होता है, आर बराबर 2f। ये आपको याद होना चाहिए कि आर बराबर होता है 2f। इसे सिद्ध भी किया जाता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो इससे संबंधित होगा आर बराबर 2f से? पहला दिया ऑप्शन में f बराबर आर, जो कि सही नहीं है। दूसरा दिया है f बराबर r/2, f बराबर r/2। तो देखिए, तो इसे निकालिए तो जो f है इस साइड ही रहने दीजिए। ठीक है, इसको कर देते हैं इधर r/2 बराबर f। ये जो 2 था ना, इसको हम भाग में कर दिए, बाटा कर दिए, तो r/2 हो गया। यानी f बराबर क्या आ गया? r बराबर f बराबर आ गया r/2। यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। देख लीजिए, आपको ये याद होना चाहिए कि r बराबर 2f होता है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुना होता है, ये भी एग्जाम में आता है। और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ठीक है, जस्ट उल्टा है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुना, वही फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। सामान्य दृष्टि के लिए 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सामान्य दृष्टि के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है? ठीक है, सबसे कम झुकाव किस कलर में होता है? तो लाल रंग का होता है। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग का। सबसे अधिक झुकाव होता है किसी का तो होता है बैगनी का, याद कर लीजिएगा। और सबसे अधिक विचलन भी पूछता है तो बैगनी का होगा। सबसे कम विचलन पूछेगा तो लाल रंग का होगा, लिख लीजिए कॉपी में। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल, सबसे कम झुकाव या विचलन लाल का, सबसे अधिक झुकाव बैगनी का, सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का। एकदम जस्ट उल्टा है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कम झुकने वाला क्या है? लाल रंग का। सबसे अधिक झुकता है बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। ठीक है, मानव आँख के द्वारा जो रेटिना पर बनाई गई छवि होती है वो कैसा होता है? रेटिना पर जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? आभासी सीधा, वास्तविक उल्टा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा। देखिए, हमारे रेटिना पर आँख के रेटिना पर जो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना, वो वास्तविक बनता है, एकदम रियल, लेकिन उल्टा बनता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के परिवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो आकाश का रंग नीला दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? समतल से, अवतल से, उत्तल से, इनमें से कोई नहीं। कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो अवतल। ठीक है, जब हम हजामत बनाते हैं ना, हजामत बनाने के लिए कौन सा, या दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण यूज होता है? अवतल, इसलिए कि इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है?
कौन सा लेंस है जो निकट रखी वस्तु से कोई ग्रसित आदमी है जो निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है, उसे ठीक करने के लिए किस लेंस का यूज करेंगे निकट दृष्टि दोष में? उत्तल लेंस का कि समोत्तल लेंस का कि अवतल लेंस का कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का यूज करते हैं। निकट दृष्टि दोष हो गया है, उसे दूर करना है तो हम अवतल लेंस का यूज करेंगे। अवतल लेंस चश्मे का प्रयोग करेंगे, बनाया जाएगा जो लेंस वो अवतल लेंस का होगा। ठीक है, वही पूछता है दूरदृष्टि दोष। जब दूरदृष्टि पूछे तो उत्तल लेंस होगा, जब निकट दृष्टि दोष पूछे तो अवतल लेंस होगा। याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? कौन सा उपकरण है जो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाएगा? गैल्वेनोमीटर, मोटर, जनरेटर, वोल्टमीटर। तो जनरेटर से ही ना विद्युत धारा उत्पन्न होती है, तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, जनरेटर, जिसको जनित्र भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। दाएं हाथ के अंगूठा, ठीक है, दाएं हाथ के अंगूठा के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ऑस्टेड, फ्लेमिंग, आइंस्टीन, मैक्सवेल। देखिए दाएं हाथ के या बाएं हाथ के अंगूठा का जो नियम प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति जो साइंटिस्ट थे ना, वो फ्लेमिंग थे। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। विभवांतर का SI मात्रक होता है, विभवांतर का SI मात्रक होता है वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलम। तो विभवांतर का SI मात्रक होता है वोल्ट, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? ठीक है, कौन सा संयोजन करेंगे जिसमें प्रतिरोध का मान बढ़ेगा? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, श्रेणी और समांतर क्रम दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सिंपल सवाल है, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे ना तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है, क्योंकि इसमें डिवाइड नहीं किया जाता है। 1/R तो नहीं ना होता, इसमें सीधा होता है समतुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2, ऐसे होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 जुटता है इसमें। ठीक है, तो बढ़ने का चांस जो है श्रेणी क्रम में है प्रतिरोध, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है काल्पनिक, वास्तविक, वास्तविक काल्पनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति काल्पनिक होती है। चुंबकीय बल रेखा जो खींचा जाता है एक लाइन के थ्रू ऐसे करके, ठीक है, ऐसे फिर इधर से खींचा जाता है, तो ये काल्पनिक होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? काल्पनिक होता है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 0.36 गुणा 10⁻10 जूल, 1.6 10⁻19 जूल, 3.6 गुणा 10⁻6 जूल, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो सी होगा ना ऑप्शन, यही सही होगा। 3.6 गुणा 10⁻6 जूल होता है। याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 पॉइंट, इसको दशमलव बोलते हैं, 3.6 गुणे 10⁻6 जूल, ओके, होता है 1 किलोवाट घंटा के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहेंगे? जो खत्म ना हो, ठीक है, जिसका भंडार बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, जो ख़त्म न हो, उसे बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, सौर ऊर्जा। सोलर, आप देखें ना, सोलर सिस्टम से सौर ऊर्जा का यूज करते हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का जो एनर्जी वो ख़त्म होने वाला है, तो इसलिए नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत है वो सौर ऊर्जा है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहा जाता है? कौन सा लेंस अभिसारी लेंस, सॉरी अपसारी लिखा है, अभिसारी कहता ना तो उत्तल लेंस हो जाता है, लेकिन अप बोला है, अप आ गया ना तो अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस। वहीं अभिसारी रहता, अभिसारी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। अभिसारी तो होता उत्तल लेंस, लेकिन अपसारी पूछा है तो होगा अवतल लेंस। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। प्रकाश का प्राथमिक बाण कौन है? प्रकाश का प्राथमिक बाण, ठीक है, तो प्रकाश का प्राथमिक बाण किसको कहेंगे हम?
लाल को, नीला को, हरा को, उपयुक्त सभी। देखिए प्राथमिक वर्ण पूछा है, पहला प्राथमिक वर्ण जो होता है वो लाल रंग होता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, लाल के बाद नीला, हरा आता है, तो पहला होगा प्राथमिक वर्ण लाल। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? कर्निया, पुपुल, रेटिना, आइरिस। रंगीन भाग आइरिस होता है। ठीक है, आइरिस, इसको परितारिका बोलते हैं। नेत्र का ये रंगीन भाग है, आइरिस को रंगीन भाग कहा जाता है नेत्र का। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 HP बराबर है 746 वाट, 760 वाट, 780, 550 वाट। तो देखिए 1 HP के बराबर होता है असौर शक्ति, हर्स पावर इसको बोलते हैं, वो 746 वाट का होता है 1 HP के बराबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। अवतल लेंस का कि उत्तल लेंस का कि अवतल दर्पण का कि उत्तल दर्पण का? विशालक शीशा जो होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो उत्तल लेंस का होता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बी सही होगा। विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो उत्तल लेंस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये गतिशील कण होते हैं। जब किसी भी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसमें गतिशील कण क्या होगा? जो गति में होगा, परमाणु होगा कि आयन होगा कि प्रोटॉन होगा कि इलेक्ट्रॉन होगा। जब तक इलेक्ट्रॉन गतिशील अवस्था में नहीं रहेगा उस पदार्थ में, उस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने वाला है, तो इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? ठीक है, एम्पियर घंटा मात्रक है शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, इनमें से कोई नहीं। तो एम्पियर घंटा मात्रक होता है आवेश का। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? जूल पर सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड, सेकेंड जूल, इनमें से कोई नहीं। तो जूल सेकेंड जो होता है वाट के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। जूल सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड होता है वाट के बराबर। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा का मात्रक, बहुत ही सिंपल सवाल। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? बहुत ही सिंपल सवाल, एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए AO2, NH3, CO2, N2। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 गैस उत्तरदायी है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस CO2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। शरीर के भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, विस्थापन, अपचयन। तो शरीर में भोजन का पचना एक अपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। ऊष्मा छेपी, ऊष्मा शोषी, विस्फोटक, इनमें से कोई नहीं। तो कली चूना पर जब जल डाला जाता है ना तो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होती है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। कली चूना पे जब हम जल डालेंगे तो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील, तुरंत जल्दी रिएक्शन करता है, जल्दी रिएक्शन होगा उसमें, Cu, Hg, Ag, Au। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु सोना होता है, Au। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूना जल का रासायनिक सूत्र, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चूना जल का रासायनिक सूत्र CaO, CaCl2, CaOCl2, CaOH का होल टू-एच। तो चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है ऑप्शन डी नंबर CaOH का होल टू-एच। इसको OH का होल टू-एच पढ़ते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका pH मान क्या होगा? ठीक है, कोई भी विलयन है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है, तो लाल लिटमस पत्र को नीला करने वाला क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि वही कर सकता है नीला जो क्षार होता है। तो ऐसे याद करते हैं हम लोग कि अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल। वहीं क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। आप चैप्टर में पढ़े होंगे ये वाला, अम्ल और क्षारक चैप्टर में।
ठीक है, कि अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, याद हुआ, और जो क्षारक होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो इसमें क्या है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है, लाल लिटमस को क्या कर रहा है, नीला कर रहा है, तो क्षारक होगा। और क्षारक का मान 7 से अधिक होता है, तो 7 से अधिक क्या है, 11 है, 10 है, ये दोनों हो गया, 5 तो अम्ल में आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, 11 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, क्योंकि 7 से अधिक क्षारक होता है, और क्षारक ही लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, अम्ल तो नीले लिटमस पत्र को लाल न करता है। तो इसमें का ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन होता है। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में जो बंड बनता है कितना का बनता है, 1 2 3 4, तो इसमें 3 बंड बनता है, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा, याद कर लीजिएगा एल्काइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6, पहला ही सही मिल गया हमको। इतना सिंपल सवाल, ग्लूकोज का आणविक सूत्र कौन नहीं याद करेगा भाई, इतना आसान सवाल है। चीनी का भी याद कर लीजिएगा आप लोग, इसमें ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च वसीय अम्लों को सोडियम लवण कहलाते हैं, साबुन, अपमार्जक, प्लास्टिक, रबड़। उच्च वसीय अम्ल के सोडियम लवण को हम साबुन कहते हैं, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन इस टाइप का एकदम आएगा, क्रियाशील मूलक वाला। CHO को एल्डिहाइड कहते हैं, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ये जो होता है कीटोन का CO रहेगा लास्ट में, तब समझिएगा। अल्कोहल का OH होता है तो समझिएगा ये वाला, लेकिन CHO जहाँ रहेगा एल्डिहाइड समझिएगा, CHO को एल्डिहाइड कहते हैं, CHO एल्डिहाइड, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या, बाएं से दाएं जा रहे हैं, बाएं से दाएं जाएंगे ना, तो इसका जो साइज होगा छोटा होगा। कोई चीज़ बड़ा है वो छोटा हो रहा है, आज बड़ा का तो त्रिज्या होगा बड़ा ना होगा, जब इधर जा रहे हैं छोटा हो रहा है तो त्रिज्या घटेगा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ठीक है। बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो होता क्या है कि उसका आकार में कमी आता है, तत्व के आकार में कमी आता है, तत्व का आकार छोटा होता जाएगा तो त्रिज्या जो होगा वो भी एकदम छोटा होगा, घटेगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, लिथियम। लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन दिया है इसमें, ऑक्सीजन, कार्बन, लिथियम, बेरिलियम, इसमें फ्लोरीन दिया, ऑक्सीजन दिया, फिर क्या दे रहा है, बेरियम, कार्बन, लिथियम। तो देखिए ऑप्शन बी हमारा सही होगा, पहले आएगा लिथियम, उसके गुण के आधार पर सजा रहे हैं, लिथियम आएगा, उससे ज़्यादा गुणात्मक होता है धातु, अधातु, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा होगा फ्लोरीन, ऑप्शन बी हमारा सही है। ट्रिक से अगर आपको याद करना है तो LIBE COF, लास्ट में COF आएगा, स्टार्टिंग में LIBE, ठीक है, ट्रिक से याद कर लीजिएगा। इसके जो बढ़ते क्रम का रूप है वो होता है LIBE COF, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन का नाम सुने होंगे, सिलिकॉन क्या है, धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से सिलिकॉन एक उपधातु है, ठीक है। आप सोलर देखे हैं ना, उसी में हम सिलिकॉन उपधातु का यूज करते हैं। उसका जो प्लेट बना होता है सोलर का, ऊपर का जो प्लेट होता है, जैसे लाइनिंग खींचा रहता है, जो प्लेट होता है वो सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है। और सिलिकॉन क्या होता है, एक उपधातु है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। विद्युत धनात्मक तत्व है मतलब जिसके ऊपर प्लस आता है, ठीक है, विद्युत धनात्मक दिया कार्बन, क्लोरीन, फास्फोरस, सोडियम। तो देखिए जो विद्युत धनात्मक तत्व होता है ना वो सोडियम होता है, ऑप्शन ए हमारा, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार। तो टिहरी बांध का निर्माण जो हुआ है वो उत्तराखंड में हुआ है,
ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। टिहरी बांध उत्तराखंड में बनाया गया है। ठीक है, जब नदी का पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, तो उसको बचाने के लिए, उसको मतलब गांव में प्रवेश नहीं करे, इसके लिए टिहरी बांध का स्थापना किया गया, जो उत्तराखंड में है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? बहुत ही सिंपल सवाल है। ये क्वेश्चन में पूछता है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर क्यों रखते हैं। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर क्यों रखा जाता है? ठीक है, तो इसमें कह रहा है किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? सोडियम को रखते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अपमार्जक, अपमार्जक का नाम सुने हैं? डिटर्जेंट। तो जो डिटर्जेंट होता है वो साफ़ सफाई के लिए काम करता है। सर्फ एक्सेल होता है, शैम्पू होता है, इजी सर्फ होता है, उपयोग सभी। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अपमार्जक होगा, सर्फ एक्सेल के लिए भी होगा, शैम्पू के लिए भी होगा, इजी सर्फ के लिए भी होगा। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सोलर में अभी बताए थे। सोलर में किसका यूज होगा? सौर सेलर में, सौर सेल में जो यूज होगा प्लास्टिक का, सिलिकॉन का, यूरेनियम का, प्लूटोनियम का। तो देखिए सिलिकॉन का होता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। खाना बनाते हैं ना, उसमें नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में किसका यूज? सीएनजी का, एलपीजी का, बायोगैस का, कोयला का। तो देखिए खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस का यूज करते हैं हम, कोयला का कर सकते हैं, बायोगैस का कर सकते हैं, लेकिन सीएनजी का नहीं कर सकते हैं। तो नहीं पूछा है, तो सीएनजी होगा। ऑप्शन सी हमारा, ऑप्शन ए हमारा सही होगा, सीएनजी। ठीक है, जो होगा ईंधन के रूप में नहीं कर सकते हैं खाना बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। एलपीजी तो आप हर कोई जानता है, एलपीजी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 2Cu+O2 एरो 2CO है, ऑक्सीकरण है, अपघटन है, उदासीनीकरण है, विस्थापन है। तो देखिए इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? जुड़ाव हो रहा है, तो ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ऑक्सीकरण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? ठीक है, संतुलित नहीं है मतलब कि दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर नहीं होगा, अलग अलग होगा। देखिए इधर H2, H जो है 2 है, इधर 2H 2 हो गया, बराबर है। Cl2 2 है, तो इधर भी 2 है, 2Cl मतलब 2H 2Cl, तो बराबर हो गया। तो इस समीकरण संतुलित है, ये ऑप्शन सही नहीं होगा। Pb1 ओके, N है इधर 2, इधर भी 2 है। ठीक है, सॉरी इधर 1 है ना, सिर्फ N 1 बार है, तो 1 है, इधर भी 1 है। ऑक्सीजन 6 है, इधर भी 6 है। काउंट करो तो देखिए 6 काउंट करते हैं हम। 2 2 4 4 1 5, सॉरी ये तो 5 ही हो रहा है, हम समझे कि बराबर हो जाएगा। तो ऑक्सीजन 5 है, इधर 6 हो जा रहा है, 3 से गुणा करना पड़ता है, 3 दूना 6। ऑक्सीजन 6 हो रहा है ना, इधर 5 हो रहा है। तो संतुलित समीकरण ए नहीं है, बी नंबर। इधर का आप काउंट कर लीजिएगा, जब ऑप्शन मिल ही गया तो इधर भी तो काउंट कीजिएगा, तो वहीं होगा, संतुलित समीकरण आ जाएगा, बराबर ही आएगा। आप देख लीजिए, देखिए 2H2 बराबर आया O2, और 2H2 दिया है O2, 2 से मल्टीप्लाई है ऑक्सीजन में, 2 ऑक्सीजन हो गया। ये बहुत ही डिटेल्स में आप लोग को पढ़ना चाहिए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप नहीं सीखे होंगे तो कम समझ में आएगा। अगर आप सीखे होंगे बैलेंस करना, तो आपको इतना आसान में समझ में आएगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7, 8, 6, 14, 14। तो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में कौन दुर्लभ अम्ल है? वीक एसिड जिसको बोलते हैं हम लोग, HNO3, HCl, CH3, COOH, H2SO4। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, CH3 COOH को हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्रायोलाइट अयस्क है तांबा का, लोहा का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का। तो क्रायोलाइट जो अयस्क है एल्युमिनियम का अयस्क होता है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। पोटेशियम की परमाणु संख्या होता है, पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या होता है?
तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है। 20 नंबर तो कैल्शियम आता है, ठीक है। 17 नंबर क्या आता है, क्लोरीन आता है, तो याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से हम। फॉर्मिक का यूपेक नाम क्या है, फॉर्मिक का यूपेक नाम पूछा है, फॉर्मिक का यूपेक नाम, मेथेनोइक, प्रोपनोइक, एथेनोइक, इनमें से कोई नहीं। तो फॉर्मिक का जो यूपेक नाम है वो मेथेनोइक अम्ल होता है, मेथेनोइक, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है, इथाइल अल्कोहल का CH3COH, C2H2OH, C2H5OH, C2H6OH। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। C2 क्या होगा, C2H5 इथाइल में आता है, ठीक है। अगर कार्बन के दुगुने से एक अधिक होगा ना तो उसमें इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, उसमें ल आता है लास्ट में, और OH जुड़ गया तो एल्कोहल हो गया, यानी कि इथाइल एल्कोहल हो गया, ठीक है। इसका फार्मूला जो होता है ऐसे पूछता है, एल्काइल का सामान्य सूत्र, एल्काइल का तो CnH2n प्लस के 1 ऐसे होता है, याद कर लीजिएगा। एल्केन का पूछता है तो यहाँ पे 2 हो जाता है, एल्कीन का पूछता है तो सिर्फ CnH2n हो जाता है। आपको याद होगा शायद, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पढ़ा जाता है चैप्टर में जो रहता है, उस चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, सबका स्ट्रक्चर बनाइए, उसी चैप्टर में आप लोग पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। इसमें से आता है बेंजीन का, आता है कि बेंजीन का आप संरचना सूत्र बनाइए। अब बेंजीन का अणु सूत्र पूछता है तो आप बनाइएगा C6H6 को बेंजीन कहते हैं हम, ठीक है। तो याद होना आपको ज़रूरी है। ये क्वेश्चन है हमारा कि एल्काइन कौन है, C2H2, C2H6, CH4, C2H4। देखिए एल्काइन किसको बोलेंगे हम, अभी एल्काइन का फॉर्मूला बताए थे हम, CnH2n होता है। तो अगर हम कार्बन यहाँ रखते हैं 2 से इसमें चालू होता है n का मान, तो यहाँ हो जाएगा दुगुना C2H4, दुगुना से 2 अधिक हो रहा है तो हमारा होगा एल्काइन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो मैच कर रहा है हमारा बी मैच कर रहा है, बी नहीं सॉरी डी मैच कर रहा है, ये नहीं, C2H4 दुगुना से 2 अधिक हो रहा है ना, 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा C3H6, 4 लेंगे तो C4H8, तो जो होगा एल्काइन के ग्रुप का होगा एल्काइन। तो एल्काइन कौन है, C2H4, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। का रासायनिक सूत्र है C2H12O6, C12H22O11, CH3COO, C3CHO। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, C12H22O11, रट लीजिएगा, चीनी का सूत्र है C12H22O11, चीनी का ये रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधनों की संख्या जो हमारा ये बनता है ना बंधक, कितना का बनता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, 3 का बनता है एसिटिलीन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाला बीज है, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है, सूखे बीज, अंकुरित बीज, उबला हुआ बीज, कुचले हुए बीज। देखिए श्वसन के अध्ययन के लिए हमें जो उपयोग किए जाने वाला बीज होगा ना वो होगा सूखे बीज, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। तो मानव वृक्क एक उत्सर्जन अंग का हिस्सा है, ठीक है। वृक्क जो होता है उत्सर्जन क्रिया करने के लिए यूज करते हैं, उत्सर्जन भी आता है एग्जाम में किसे कहते हैं, तो हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ है ना उसको बाहर निकालने की जो प्रक्रियाएं होती है उसी को बोलते हैं उत्सर्जन। तो हमारे शरीर में उपस्थित जो विकार है यानी अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि उत्सर्जन क्या है, तो ऐसे लिखिएगा जो अभी बोले हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में जाइलम, जाइलम का आप नाम सुने होंगे, ये जो पौधों में जाइलम होता है निम्नलिखित में से किस परिवहन के लिए जिम्मेदार है, इसका क्या काम है, पानी, भोजन, एमिनो एसिड, ऑक्सीजन। देखिए पौधों में जो जाइलम होता है ना वह जड़ से पत्तियों तक पानी पहुंचाता है, ठीक है।
पानी के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो आप ऑक्सीजन तो ग्रहण करते हैं, निकलने के क्रम में आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो CO2 हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फलों को पकने को निम्न में से किसे नियंत्रित किया जाता है? फलों को जो पकने की होता है ना, उसे किससे नियंत्रित किया जाता है? ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन। तो एथिलीन होगा, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी आपको मिलती है कि ये काम हो रहा है। डेंड्राइन, तंत्रिका, कोशिका पिंड, तंत्रिका अंग। देखिए डेंड्राइन का काम है, जो रीढ़ का हड्डी होता है ना सीधा पीठ पे, वही होता है न्यूरॉन। तो उसका जो काम होता है वो जानकारी हासिल करता है, किसको देता है जानकारी? वो डेंड्राइन को, ठीक है। अचानक से आप किसी चीज़ को सोच रहे हैं, अचानक से कोई बोलता है तो आप एकदम ऐसे डर जाते हैं, इसका यही रीज़न होता है, न्यूरॉन का हिस्सा होता है, यही आपको सूचना पहुंचाता है। तो हासिल करने के लिए इसमें डेंड्राइन का यूज करते हैं। वो क्या होता है? डेंड्राइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है। न्यूरॉन जो हमारे पीठ की हड्डी होती है, जो लंबी सी, ठीक है, रीढ़ की हड्डी जो बोलते हैं जिसको, तो वो हिस्सा है जहां जानकारी हासिल की जाती है, वो क्या है? तो डेंड्राइन हमारा ऑप्शन सही होगा, ए डेंड्राइन, ठीक है। यहाँ जानकारी हासिल होती है, न्यूरॉन का वह स्थान है जहाँ पे हमें जानकारी हासिल होती है कि यहाँ वो है, ये है, ये घटना घट रहा है यहाँ पे, सामने जो दिखता है इसको क्या करता है? संकेत देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? आपातकाल समझ रहे हैं ना? जैसे आप एकदम किसी चीज़ में डूबे हैं, सोच रहे हैं किस चीज़ को लेकर, अचानक से कोई आके बोल दिया तो आप डर जाते हैं ना, तो उसका यही रीज़न होता है। आपातकाल हार्मोन जो अचानक से आपको बैलेंस में लाएगा, आप डर जाइएगा, फिर आप धीरे धीरे ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो आप, ठीक है, तो उसमें कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? एड्रेनालिन, एस्ट्रोजन, पैराथोर्मोन, कैल्सिटोनिन। तो हमारा ऑप्शन ये सही होगा, एड्रेनालिन आपातकाल का हार्मोन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? उल्टी, अत्यधिक लार निकलना, दिल की धड़कन, चबाना। अनैच्छिक क्रिया जो अपने आप हो, जिसको हम रोक नहीं सकते, उसको अनैच्छिक क्रिया बोलते हैं। उल्टी हो रहा है तो आप रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। अत्यधिक लार गिर रहा है तो आपके वो जो शरीर का बैलेंस है वो सही नहीं है, ठीक है। वो जो ग्रंथियाँ है, लार, तीन लार ग्रंथियाँ होती है, उससे निकल रहा है, अब उसे नहीं रोक सकते। दिल की धड़कन को रोक नहीं सकते, ऑटोमेटिक होता है, चलती है धड़कनें। कहते हैं कि 1 मिनट में 72 बार दिल धड़कता है, ठीक है। तो वो भी अनैच्छिक क्रिया में नहीं आएगा। चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है, बाकी सब अनैच्छिक क्रिया है, क्योंकि उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, मानव में गर्भ की अवधि कितनी है? 270 दिन, 290 दिन, 200 दिन, 245 दिन। तो मानव में गर्भ की अवधि होता है जो, वो 270 दिन का होता है। गर्भ की अवधि, बच्चे जो पैदा होते हैं वो 270 दिन के बाद ही होते हैं, ठीक है, जिसको 9 महीना बोलते हैं हम लोग, 37 सप्ताह लगभग, ठीक है। 280 दिन भी आइएगा तो टिक मार दीजिएगा, 280 दिन भी होता है। 270 दिया है, 270, 280 नहीं दिया है, तो इसलिए हम टिकअप नहीं कर रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन ये हमारा सही होगा, 270 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? 1973, 1985, 1971, 1983। तो गंगा एक्शन प्लान, जो गंगा का साफ सफाई करने का जो प्लान बना, कब से शुरू किया गया? 1985 से, ठीक है। 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था, ये भी याद कर लीजिएगा, मिलता जुलता हुआ चीज़ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्लोन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित किस में होता है? ईस्ट में, प्लाज्मा, मोडियम में, अमीमा में, इनमें से कोई नहीं। देखिए मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है वो ईस्ट में होती है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, टीबी, निमोनिया, बी और सी दोनों। देखिए श्वसन तंत्र से जो संबंधित रोग है वो टीबी होता है, एक निमोनिया होता है। टीबी में लोग अक्सर खांसते रहते हैं और निमोनिया एक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी और सी यानी कि डी में दिया है, तो डी हमारा सही होगा। दोनों से होता है, श्वसन तंत्र से संबंधित रोग कहा जाता है, टीबी को भी निमोनिया को भी। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? प्रोटीन का, सेलुलोज का, वसा का, इनमें से सभी। तो मनुष्य और अन्य मांसाहारी जो जीव है वसा का पाचन नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण है? परजीवी पादप का उदाहरण है, ठीक है, बैक्टीरिया, कस्कुटा, विषाणु, कवक। तो परजीवी पादप का उदाहरण कस्कुटा है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, फेफड़ा द्वारा, नीले द्वारा, अलिंदों द्वारा, इनमें से सभी। तो रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप करने का जो काम होता है फेफड़ा द्वारा भी होता है, ठीक है, नीले के द्वारा भी, अलिंद द्वारा भी होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि होती है। हाइड्रा में मुकुलन, पुंजनन, विखंडन, बीजाणु जनन। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, मुकुलन। क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, जनन संचारित रोग है, सिफालिस, एड्स, गोनोरिया, इनमें से सभी। तो जनन संचारित रोग एड्स भी है, सिफिलिस भी है और गोनोरिया भी है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। पुष्प का सबसे बाहरी भाग है बाह्य दलपुंज, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग है बाह्य दलपुंज। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ब्लड समूह ए में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? ए बी, बी, ओ। तो ब्लड समूह ए में एंटीबॉडी बी पाया जाता है। ऑप्शन बी सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? इंसुलिन, ग्लूकागन, सिमोटोस्टिन, गैस्ट्रिन। तो जो होता है ना रक्त में ग्लूकोज की जो मात्रा है उसे नियंत्रित नहीं करता इंसुलिन। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, पादप वृद्धि हार्मोन है जिब्रेनिन, एड्रेनालिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन। तो पादप वृद्धि हार्मोन जो होता है जिब्रेनिन होता है। एक ऑक्सीजन भी होता है जो वृद्धि हार्मोन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। वृद्धि हार्मोन जिब्रेनिन को भी बोलते हैं, ऑक्सीजन को भी बोलते हैं। तो जिब्रेनिन दिया है ना, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हार्मोन स्रावित होता है, जो हार्मोन स्रावित होता है ना हम लोगों के अंदर, कहाँ से होता है? अंतःस्रावित ग्रंथि से, बाह्यस्रावित ग्रंथि से, नालिका से, इनमें से कोई नहीं। तो हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावित ग्रंथि से, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार की ग्रंथि पाई जाती है? ठीक है, लार की ग्रंथि है ना, मनुष्य के मुख गुहा में कितना जोड़ी पाया जाता है? 3 जोड़ा। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, एड्रोजन क्या है? एड्रोजन क्या है? मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन, पाचक रस, पैराथायरॉइड हार्मोन। तो देखिए जो मेल हार्मोन होता है ना वो एड्रोजन होता है, ठीक है। तो एड्रोजन एक मेल हार्मोन है, ठीक है। इसे सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं हम लोग एड्रोजन को, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? मेंडल, डार्विन, लेमार्क, खुराना। तो मटर का जो यूज किए थे ना अपने प्रयोग में वह मेंडल ने किए थे। इसको बोलते हैं मेंडल एक विज्ञानी का नाम है जो अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का यूज किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 80 तो हो ही गया ना, अब ख़त्म हो गया। तो ये जितने भी क्वेश्चन बताए हैं हम आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, कॉपी में लिख लीजिए, आपको याद हो गया भी होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम 19 का बता देंगे, फिर 21 का बता देंगे और यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ ही जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए और मस्त रहिए और बोर्ड का जो एग्ज़ाम का तैयारी है वो पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ करते रहिए। जय हिंद।